Hello everyone, this is CA Keval Mota, and today we are going to start with the new chapter that is Assessment and Audit under GST. Okay, Assessment and Audit ये चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये चैप्टर में काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज फेस होती है, ठीक है। मतलब यहाँ से दैट इज मॉड्यूल 3 आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, असेसमेंट एंड ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च सीजर, डिमांड रिकवरी, अपील रिवीजन, ये सारे चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स में मैंने देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। तो ये चैप्टर्स को हम लोग एकदम लॉजिकल वे में समझेंगे, ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली समझेंगे। ओके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग को जो डिपार्टमेंट का साइड है वो भी समझ में आए। ओके, सो टुडेस टॉपिक इज असेसमेंट एंड ऑडिट। द प्रोविजंस ऑफ असेसमेंट एंड ऑडिट आर कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 59 टू सेक्शन नंबर 66। सेक्शन नंबर 59 ऑफ सीजीएसटी एक्ट से लेकर के सेक्शन नंबर 64 ऑफ सीजीएसटी एक्ट तक असेसमेंट चलेगा। देन सेक्शन नंबर 65 एंड 66 वुड बी ऑफ ऑडिट, ठीक है। ये इसका ब्रेकअप है चैप्टर का। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर असेसमेंट एंड ऑडिट। बिफोर स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ असेसमेंट इन जीएसटी, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का मीनिंग क्या है पहले ये समझते हैं, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं जीएसटी में। ओके, क्योंकि हर जगह पर हम लोग अभी से जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, ये सब वर्डिंग्स यूज करने वाले हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये ऑफिसर्स का रैंकिंग क्या है, किसके बाद कौन आता है, किसके ऊपर कौन आता है, किसके नीचे कौन आता है, एंड व्हाट इज द हायरार्की, टॉप लेवल पर कौन है, ये सब मालूम होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं मालूम तो ये चैप्टर्स हम स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। अगर आपको कोई कह दे कि एडिशनल कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए, तो एडिशनल कमिश्नर बाहर कितना दिन तक करोगे? इट इज ओनली लिमिटेड अप टू एग्जाम, ठीक है, कि आप एडिशनल कमिश्नर लिख के आ जाओ। पर आपको आफ्टर योर एग्जाम्स जब आप जॉब के लिए जाओगे तब आपसे कहेगा कि एडिशनल कमिश्नर ऊपर आता है कि असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर पहले आता है कि एडिशनल कमिश्नर, व्हाट वुड बी योर आंसर? यू वुड बी टोटली ब्लैंक एट दैट टाइम। ओके, सो यहाँ पर हम लोग समझ के चलेंगे, मैं आपको पूरा का पूरा फ्लो बताऊंगा व्हाट इज द हायरार्की, ताकि हमें समझ में आए कि कौन से रैंक के ऑफिसर का क्या पावर्स है, कौन से रैंक का ऑफिसर क्या चीज कर सकता है, क्या चीज नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? तो ये वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, एंड आई बेट यू कि ये वीडियो देखने के बाद देयर वुड बी नो क्वेरी लेफ्ट इन योर माइंड, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। सब कुछ एकदम आसानी से आप लोग कर पाएंगे, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड रेदर मैं कहूँ तो आप लोग को ना ये मतलब एज गुड एज मेन लेक्चर पकड़ के चलो इसको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं इस चैप्टर में। ओके, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। असेसमेंट मीन्स, असेसमेंट मीन, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। रिफंड में कहाँ पहुंच गए हम? हाँ, यहाँ पे। ओके, असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स determination of tax liability, determination of tax liability under GST Act, and includes self assessment, reassessment, provisional assessment, summary assessment, best judgment assessment। मतलब assessment का basic meaning क्या है? Can I say the basic meaning of assessment is to assess? assess मतलब determine करना। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं आपका सैलरी का अंदाजा लगा रहा हूँ, व्हाट इज योर सैलरी, तो सबसे पहला मैं मौका आपको दूंगा कि भाई आप ही बताओ। इट इज कॉल्ड एज टाइप ऑफ सेल्फ असेसमेंट, आप खुद ही बताओ कि आपका सैलरी कितना होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि भाई आपने जो बताया उसमें मेरे को डाउट है, देन आई विल गो फॉर रीअसेसमेंट। ओके, रीअसेसमेंट हो सकता है। अगर आप लोग बताते ही नहीं हो तो मैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता हूँ, एंड मेनी टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ओके, सो जीएसटी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो असेसमेंट का मीनिंग है टू असेस और टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। आपको टैक्स का लायबिलिटी डिटरमाइन करना है। ओके, टैक्स का लायबिलिटी डिटरमाइन करना है। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं गुड्स को सेल करता हूं, मैं गुड्स को परचेस करता हूं, तो सबसे अच्छी तरीके से, या यूं कह लो कि सबसे पहला किसको पता होगा खुद का लायबिलिटी? कहना ऐसे मुझे मालूम होगा सबसे अच्छी तरीके से, तो मुझे मालूम होगा। मैं क्या छुपा रहा हूं ये भी मुझे मालूम होगा।
मैं अगर सच्चा हूं तो कितना एक्चुअल लायबिलिटी ये भी मुझे मालूम होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि पहला चीज, ठीक है, फर्स्ट काम हम आपको देते हैं, फर्स्ट जिम्मेदारी हम आप पे सौंपते हैं कि भाई आप सेल्फ असेसमेंट करो। क्या करो? सेल्फ असेसमेंट करो। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद का लायबिलिटी खुद डिटरमाइन करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज रीअसेसमेंट। वापस से असेसमेंट होगा। अब जो आपने काम किया, ठीक है, जो आपने बोला कि भाई ये मेरा टैक्स लायबिलिटी होना चाहिए, पर अब गवर्नमेंट इसको सच कैसे मान ले? गवर्नमेंट इसको आंख बंद करके सच तो नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आप फ्रॉड हो, आप जानबूझ के कुछ चीजें छुपा रहे हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहता है कि हम लोग आपका असेसमेंट दोबारा कर सकते हैं। वी कैन असेस यू अगेन। इसको कहते हैं रीअसेसमेंट। अब रीअसेसमेंट करने के लिए काफी सारे मोड्स है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, मोड्स कैसे हैं? सेक्शन 73 का नोटिस आपको आ सकता है। ठीक है, अगर आपने सब रिटर्न फाइल किया तो सेक्शन 73 के हिसाब से जाएगा। रिटर्न फाइल नहीं किया तो असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर होगा। ओके, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया तो असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा। ठीक है, मतलब काफी सारे मोड्स हैं, हम देखेंगे क्या क्या मोड्स हैं। ओके, सो रीअसेसमेंट आपका हो सकता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट आपके यहाँ पर आके ऑडिट कर ले। ओके, ऑडिट कर ले, ऑडिट के फाइंडिंग्स में पता चले कि यार आपने इस पे टैक्स ही पे नहीं किया। ऑडिट कैसे करते हैं गवर्नमेंट ये भी मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा गवर्नमेंट ऑडिट कैसे करती है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोविजनल असेसमेंट। एक ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं अभी अपन ना, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोविजनल असेसमेंट। अब प्रोविजनल असेसमेंट का क्या मीनिंग होता है? वर्ड से ही समझ में आता है। प्रोविजनल असेसमेंट, प्रोविजनल मतलब हाल फिलहाल, थोड़े टाइम के लिए। ओके, मान लो कि रजिस्टर्ड पर्सन को अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई या तो फिर रेट ऑफ टैक्स ये डिटरमाइन करने में बहुत तकलीफ आ रही है। तो यहां पर ये इंसान क्या करता है, वो प्रॉपर ऑफिसर के पास जाता है, उसको कहता है कि सर आप मेरा इसके ऊपर लायबिलिटी डिटरमाइन करके दो, प्लीज आप मेरे को लायबिलिटी कैलकुलेट करके दो। अब ऑफिसर कहता है यार मेरे को तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैं इतना फ्री नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है, पूरा थप्पा लगा हुआ है फाइलों का। तो टैक्स पेयर कहता है कि सर एक काम करो, आप प्रोविजनली मेरे को फटक से बता दो, 90 डेज के अंदर आप मुझे बता दो कि मुझे कितना भरना है। ठीक है, तुरंत ही बता दो, और बाद में आप 6 महीने का टाइम ले लेना। यू टेक टाइम ऑफ 6 मंथ्स आराम से, बट पहले मुझे 90 दिन में बता तो दो कितना भरूं, तो उस तरीके से मैं अरेंजमेंट करूँ ना। ओके, तो यहाँ पर ऑफिसर प्रोविजनल असेसमेंट करता है, बाद में उस प्रोविजनल असेसमेंट का फाइनलाइजेशन करता है। ओके, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सेल्फ असेसमेंट इज डन बाय टैक्स पेयर हिमसेल्फ, प्रोविजनल असेसमेंट इज इनिशिएटेड बाय टैक्स पेयर। टैक्स पेयर एप्लीकेशन करता है, तब जाके प्रॉपर ऑफिसर प्रोविजनली असेस करता है। बाकी सारे के सारे असेसमेंट में ऑफिसर डिपार्टमेंट इनिशिएट करता है। ठीक है, याद रहेगा ये डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट समरी असेसमेंट। अब कई बार क्या होता है, विजय माल्या जैसे लोग, ठीक है, गवर्नमेंट को शक है कि इनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड बरोबर नहीं है, सो किंग फिशर वाला भाग सकते हैं, फटाक से भाग सकते हैं। सो एक काम करो, फटाफट खत्म करो इस असेसमेंट को, समरी असेसमेंट। इसको हम कहेंगे फास्ट ट्रैक असेसमेंट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ओके, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ये असेसमेंट किया गया। अब समरी असेसमेंट बहुत बड़ी जिम्मेदारी की काम है, ये कोई भी ऑफिसर नहीं कर सकता, स्पेसिफाइड ऑफिसर आगे देखेंगे। एंड ऐसे ही नहीं कर सकता, ही शुड हैव स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि आपने अगर फटाक से कुछ भी एक्शन नहीं लिया तो आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। इट इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट। अब मान के चलो कि मैंने कहा कि मेरा सेल 100 है, डिपार्टमेंट कहती है कि आपका सेल 120 है, तो ये एक टाइप का डिस्कशन है। ठीक है, अब कोई 100 बोलेगा तो ही तो डिपार्टमेंट 120 बोलेगा। अगर मैं 100 ही नहीं बोलता हूँ, इट मीन्स मैं रिटर्न ही फाइल नहीं करता, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा मेरा सेल कितना? अगर मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा मेरा सेल कितना? तो यहां पर गवर्नमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब कि अपने हिसाब से क्या बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स लायबिलिटी बढ़ा दिया, ऐसा नहीं। देयर आर मेनी केस लॉस विच गवर्न दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस। ओके, तो यहाँ पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे काफी सारे सेफगार्ड्स रखने पड़ते हैं, काफी सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। ओके, आगे बढ़ते हुए देखिए, बेसिक मीनिंग समझा असेसमेंट्स का। टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी, a registered person self assesses its tax liability and maintains accounts and records. टैक्स लायबिलिटी
आप लोग कैसे डिटरमाइन करते हो? कहने से आप लोग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करते होंगे, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। उस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की मदद से प्रॉपर ऑफिसर को एक एक बेस मिलेगा, एक बेस मिलेगा कि भाई हाँ, इस बेसिस पे हम चेक करते हैं। ओके, टू परफॉर्म द असेसमेंट एंड ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। अब ऑडिट की भी हम बात करेंगे अप्रोप्रिएट टाइम पर, अभी नहीं कर रहे हैं। टू एंश्योर प्रॉपर कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, सॉरी, टू कंप्लाई विथ लॉस एंड रेगुलेशन, मतलब जो भी लॉ बनाए हुए जीएसटी के, उन कानूनन कायदों को आप लोग ठीक से फॉलो करते हो कि नहीं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक से आप लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये पता हो, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, असेसमेंट एंड ऑडिट्स करते हैं। क्लियर? नाउ फर्स्ट असेसमेंट हम लोग जो सीखेंगे वो होगा सेल्फ असेसमेंट। पहले चार्ट्स में आपको प्रोविजनल असेसमेंट दिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह अच्छा खासा था तो इसलिए मैंने उसको पहले प्रोविजनल के लिए यूज किया। पहले हम लोग सेल्फ असेसमेंट देखेंगे, सेक्शन वाइज चलते हैं। सेक्शन 59 इज फॉर सेल्फ असेसमेंट। आ जाओ, सेक्शन 59 दिख रहा है सामने, एकदम ईजी है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने जैसा नहीं है, पढ़ लेते हैं एक बार फॉर्मली। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू सेल्फ असेस हिज टैक्स ड्यूज in accordance with section in accordance with GST Act and pay the same while filing various returns under section 39. ओके, अब सेक्शन 39 में कौन से रिटर्न्स है? GSTR 3, GSTR 3B, GSTR 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये इतने रिटर्न्स किसमें? सेक्शन 39। या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे रिटर्न्स, ठीक है, जिसमें हमको पेमेंट भी करना आ रहा है। 3B के साथ आप लोग पेमेंट करते हो, बरोबर है? अभी QRMP स्कीम है तो पहले पेमेंट करते हैं, बाद में 3B फाइल करते हैं, तो वो प्रोवाइजो एक इंसर्ट हुआ था। ठीक है, रिटर्न्स के चैप्टर में हमने डिस्कस किया। तो सिंपल वर्ड्स में ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि सेक्शन 39 में जो भी रिटर्न्स है, सिर्फ GSTR 3B नहीं है, काफी सारे रिटर्न्स है। तो GSTR 3B के साथ साथ जो काफी सारे रिटर्न्स है, उन सब रिटर्न्स में आप लोग खुद का लायबिलिटी खुद असेस करो एंड पे करो। आप पे करो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे करो। बाद में हम लोग देखेंगे आपका असेसमेंट करना है कि नहीं। ओके, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो हम नहीं भी करेंगे। अगर हम लोग को सस्पेक्ट लगता है कि भाई आपने कुछ गलत किया होगा, तो हम असेसमेंट कर सकते हैं वापस से। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन कैन रेक्टिफाई आउटवर्ड सप्लाईज रॉन्गली फर्निश्ड। मान लो कि मैंने मेरा सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी गलत डिटरमाइन किया। कैसे? मेरे को लगा कि भाई ये इनवॉइस 100 का है, ओके, इसके ऊपर टैक्स आना चाहिए 18%, और बाद में आता है 28%। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ ना मुझसे, तो इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का कुछ टाइम लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, गलती से सेल्फ असेसमेंट टैक्स गलत पे कर दिया, कोई बात नहीं, डिफरेंशियल के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर दो अंडर सेक्शन 50। ओके, तो आप ये रेक्टिफाई कब तक कर सकते हो? बाय व्हाट टाइम यू कैन रेक्टिफाई? आंसर इज ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगले साल का सितंबर मंथ का रिटर्न, दैट इज 3B फाइल करने के ड्यू डेट तक, और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आप लोग रेक्टिफाई कर सकते हो। दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ सेल्फ असेसमेंट। खुद ही खुद का लायबिलिटी असरटेन करना इज कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट। उस लायबिलिटी में कुछ चेंजेस करना है, रेक्टिफिकेशन पॉसिबल बट विद इन सम टाइम लिमिट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, प्रोविजनल असेसमेंट। किसकी बात करेंगे? प्रोविजनल असेसमेंट। अब प्रोविजनल असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक यू टू टू सी ऑन द स्क्रीन द हायरार्की ऑफ ऑफिसर एंड द हायरार्की ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट। ठीक है, आ जाओ व्हाइट बोर्ड पर। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखा है पहले से, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। चलिए, देखो, सबसे पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, जीएसटी डिपार्टमेंट जो भी है, ठीक है, टैक्सेस, इट इज कमिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जूम क्यों नहीं हो रहा है? ओके, हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दो आते हैं, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। अपन अभी सीबीआईसी का चर्चा कर रहे हैं तो सीबीआईसी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, सीबीआईसी के अंदर रीजन्स, ठीक है, मतलब अलग अलग रीजन है जहां पर उनको एडमिनिस्टर करना होगा। रीजन को फर्दर बांटा गया है जोन्स के अंदर, जोन्स को फर्दर बांटा गया है कमिश्नरेट्स के अंदर, एंड कमिश्नरेट्स को अंदर बांटा गया डिवीजन के अंदर। ठीक है, ऐसा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि एक ही इंसान सब काम नहीं कर सकता। अगर मैं आपको ही कहूँ कि भाई आप टैक्स ऑडिट भी करो, जीएसटी ऑडिट भी करो, सब कुछ करो, आप अकेले करोगे, आप किसी का हेल्प नहीं लोगे, तो आपको बहुत तकलीफ होगा। ओके, ठीक है, ऑलवेज वी नो दैट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज
इम्प्रूव एनहेंसमेंट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्किंग। तो यहाँ पर डिविजन्स जो होते हैं ना, डिवीजन, अब डिवीजन में कैसा होता है, पिन कोड वाइज बाइफरकेट होता है। ठीक है, ये इंटरनल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। डिवीजन में ऐसा, मतलब ये लॉ में नहीं लिखा है किधर भी, पिन कोड वाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल 421201 से लेके 421503, इतने पिन कोड्स का जो भी एरिया में असेस है, इतने वाले, उनका डिवीजन नंबर 1 होगा। ठीक है, रोमन नंबर में होता है डिवीजन 1 2 3 4 जो भी है, इस तरीके से बाइफरकेट होता है। इन सारे डिविजन्स का एक कमिश्नरेट होता है। ये सारे कमिश्नरेट का जोन होता है। ये सारे जोन एक रीजन में फॉलो होता है। ओके, एंड ये सारे के सारे रीजन दैट इज ऑल ओवर इंडिया इज हेडेड बाय सीबीआईसी। सीबीआईसी इज द डिपार्टमेंट। ओके, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर सीबीआईसी आता है। क्लियर है? नाउ लेट अस चेक आउट द हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो लोवेस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक लिखा है मैंने। ओके, जो नीचे दिख रहा है सबसे, दैट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी। ओके, ये मेरा हैंडराइटिंग नहीं है, ये मैंने टाइप किया है हैंडराइटिंग वाले फॉन्ट में। इतना अच्छा हैंडराइटिंग होना मेरा नसीब नहीं है। ओके, चलो सबसे पहले आते हैं सुपरिटेंडेंट्स। अब यहाँ पर ना सुपरिटेंडेंट वर्ड कहीं पर भी लॉ में नहीं लिखा है। लॉ में लिखा है सच अदर ऑफिसर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड द प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर्स आर सुपरिटेंडेंट्स। क्लियर? सुपरिटेंडेंट मतलब एकदम लोवेस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटीज, एकदम लोवेस्ट लेवल। ओके, जो लोग एडजुडिकेशन करते हैं। ओके, आप लोग को मालूम है डिमांड रिकवरी में अपन देखेंगे, रादर आपने पिछले वीडियोस देखे तो उसमें भी मैंने डिस्कशन किया हुआ। नेक्स्ट इज असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर सुपरिटेंडेंट के ऊपर होता है असिस्टेंट कमिश्नर। ओके, उसके ऊपर होता है डेप्यूटी कमिश्नर, उसके ऊपर होता है डेप्यूटी कमिश्नर। ओके, इसके बाद थोड़ा सा पावर और बढ़ जाता है। ठीक है, पावर बढ़ जाता है, मतलब ये छोटे मोटे काम करते हैं ये लोग। उसके ऊपर थोड़ा सा हायर वर्क करते हैं जॉइंट कमिश्नर। ठीक है, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। ओके, कभी कभार लॉ में, ठीक है, कई बार हम देखेंगे जेसी और एसी साथ साथ में वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों वर्ड्स नॉर्मली इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। क्लियर? एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, ये दोनों होते हैं। ठीक है, देखने गए तो जॉइंट कमिश्नर के ऊपर आता है एडिशनल कमिश्नर। ओके, ये दोनों का पर पावर्स लगभग लगभग सेम ही है। नेक्स्ट इज कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, उनका भी ऊपर हायर अथॉरिटी, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। क्लियर? कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स के ऊपर आता है प्रिंसिपल कमिश्नर, एक प्रिंसिपल वर्ड ऐड हो गया, उसका हायरार्की और बढ़ गया। ठीक है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। अब प्रिंसिपल कमिश्नर के ऊपर होता है चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, चीफ कमिश्नर। और चीफ कमिश्नर के ऊपर होता है एकदम सबसे ऊपर, सबका हेड, सबका बॉस, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। इज दैट क्लियर? ये हायरार्की है। ओके, अब ये हायरार्की मैंने आप लोग को क्यों बताई, क्योंकि हम कई दफा देखेंगे कि जॉइंट कमिश्नर कैन एक्सटेंड द टाइम लिमिट ऑफ फाइनल असेसमेंट बाय सर्टेन मंथ्स। तो जॉइंट कमिश्नर का पावर किधर तक है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जॉइंट कमिश्नर छोटा होता है कमिश्नर से, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो अगर ये 6 महीने से एक्सटेंड कर सकता है तो इसके पास पावर होगा 6 महीने से ज्यादा का एक्सटेंड करने का। लॉ में अपन देखेंगे आगे जाके 4 ईयर्स है। ओके, 6 मंथ्स इन 4 ईयर्स। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये छोटा अथॉरिटी है, दिस इज अ हायर अथॉरिटी एज कंपेयर टू जॉइंट कमिश्नर। क्लियर है? तो ये हायरार्की अपने को मालूम होना चाहिए। आगे इंस्पेक्शन सर्च सीजर, ये चैप्टर में भी हम देखेंगे कि किसको वारंट, मतलब जो होता है ना इंस्पेक्शन का वारंट, ये किसको निकालना है, किसका परमिशन लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, वहां पर जॉइंट कमिश्नर देखेंगे। तो जॉइंट कमिश्नर मतलब इतना नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, तो फिर इसके नीचे वाले का नहीं होना चाहिए, ये या इसके ऊपर। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हायरार्की ऑफ ऑफिसर समझने की। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी अपन प्रोविजनल असेसमेंट का डिस्कशन। आप लोग वो लिख लेना बाद में। Okay. अब प्रोविजनल असेसमेंट मैंने आप लोग को एक बात बताई, प्रोविजनल असेसमेंट इज इनिशिएटेड बाय होम? कैन आई से टैक्सेबल पर्सन? ध्यान से सुनना, टैक्सेबल पर्सन कहा मैंने, टैक्सेबल पर्सन, नॉट रजिस्टर्ड पर्सन। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन बी टैक्सेबल पर्सन, बट एवरी टैक्सेबल पर्सन मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। ठीक है, मतलब मान लो कि आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो क्या आप लोग जीएसटी नहीं भरोगे? आप लोग को भरना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 9 कहता है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, दैट टैक्स शुड बी पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन।
आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो टैक्सेबल पर्सन कैन अप्लाई फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। कब अप्लाई कर सकता है वो सुनना। when he is unable to determine value of supply और rate of tax। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, ठीक है, या तो रेट ऑफ टैक्स मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, देन मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पर नोट 1 लिखी है मैंने, तो चलो नोट 1 देख लेते हैं क्या है। ओके, पूरा इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। नोट 1, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड हियर इंक्लूड ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है, ओके, वैल्यूएशन रूल्स लगाने में डिफिकल्टी हो रही है, प्योर एजेंट का जो चार्जेस है उसको ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मैंने जो चार्जेस इनकर किया है वो प्योर एजेंट के इसमें फॉल हो रहा है कि नहीं, ये सब अगर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, देन मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जा सकता हूँ। क्लियर? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट नहीं समझ में आती, जैसे टैक्स रेट कब समझ में नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल क्रोसिन का टैक्स रेट निकालना। ओके, अब जब आप जीएसटी टैरिफ ओपन करोगे तो वहां पर आपको क्रोसिन का रेट नहीं मिलेगा, वहां पर ना आपको कुछ अलग से नाम दिया रहेगा। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा नाम होता है। चैप्टर नंबर आई थिंक इट इज 3006। ओके, ये है। अब इसके अंदर ना काफी सारा, मतलब बहुत सारा अंदर 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 है, तो यहाँ पर अपने को कभी कभार प्रपोर्शन के बेसिस पे भी निकालना पड़ता है। मतलब अगर समझो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का परसेंटेज इतने से ज्यादा है तो 3006, अगर इतने से कम है तो 3012। तो ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट। ठीक है, जब जीएसटी आया था तभी हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे एचएसएन कोड्स निकाले थे एक्चुअली में। ठीक है, पूरा जीएसटी टैरिफ का बुक था, उसमें से आइडेंटिफाई करके निकाले थे। तो उनसे हमने क्या मंगाया था, इंग्रेडिएंट्स मंगाए थे, ये मेडिसिन कैसे बनती है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, एंड उस इंग्रेडिएंट को हमने एचएसएन के चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में मैच किया, एंड देन लगभग लगभग जो सिमिलर है उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, so rate of tax is dependent upon the HSN code, and HSN code is again dependent upon the product to product। तो रेट ऑफ टैक्स या तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों चीज आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, देन यू वुड गो फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। क्लियर है? अब प्रोविजनल असेसमेंट के लिए आपको अप्लाई करना होता है जीएसटी ASMT 01 में, जिसमें ASMT 01 फॉर्म नंबर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोर कर लो। ठीक है, अभी आप अप्लाई जब करोगे तब आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करना है। ठीक है, एंड आपको प्रोविजनल बेसिस पर टैक्स पे करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर। आपने अप्लाई किया कि सर मैं ये गुड्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा इनवॉइस, मतलब सर्विस वैट के टाइम पर ये इनवॉइसेस में बनाता था, ये जीएसटी टैरिफ मेरे को ये लग रहा है, तो अपने सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इशू कर दिए, मतलब अटैच कर दिए ASMT 01 फाइल करने के टाइम पर। अब प्रॉपर ऑफिसर का काम है कि प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास करे। प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर मीन्स व्हाट? एन ऑर्डर विच टेल्स टू पे टैक्स प्रोविजनली। हाल फिलहाल, हाल फिलहाल समझते हो, फॉर द टाइम बिंग, कुछ समय के लिए आप लोग ये मान के चलो कि यही प्रोविजनल है, मतलब इतना पे कर लो, बाद में फाइनलाइजेशन बाद में करेंगे। ठीक है, फाइनलाइजेशन वुड बी टेकिंग प्लेस आफ्टर 6 मंथ्स, इट्स ओके, बट गवर्नमेंट का रेवेन्यू थोड़ा तो सिक्योर हो जाए। ठीक है, मतलब डिफरेंस होगा वो बाद में आपसे ले लेंगे विद इंटरेस्ट। अगर आपने ज्यादा पे कर दिया तो आपको रिफंड दे देंगे विद इंटरेस्ट, इफ नॉट रिफंडेड विद इन 61st डे, विद इन 60 days ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पर एक बात बताओ, प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट ऑफिसर के पास कितना है? आंसर इज 90 days फ्रॉम एप्लीकेशन। मेरे अप्लाई करने के 90 दिन के अंदर अंदर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। क्लियर? प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास होने के 6 महीने के अंदर अंदर, पास होने के मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन है, मतलब 100 होने के। अगर मान लो कि आपने 1 दिसंबर को प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया, बरोबर, पर मुझे पहुंचा 3 दिसंबर को, बरोबर, 3 दिसंबर को, तो जो 6 मंथ्स का टाइम लिमिट है वो 3 दिसंबर से काउंट होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, तो 6 मंथ्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, क्या करना है, प्रॉपर ऑफिसर को फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना है। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जिसमें फाइनलाइज कर लेगा वो कि भाई इतना 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 आपको टैक्स पे करना है। ओके, अब प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर जब हम पास करवाते हैं, ठीक है, तब डायरेक्टली प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं होता है, उसके साथ साथ और कुछ फॉर्मेलिटीज भी होती है। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया, ऐसा नहीं होता। ऑलवेज ऑफिसर वुड गेट साइंड अ बॉन्ड फ्रॉम यू, आपसे एक बॉन्ड साइन किया जाता है, एंड सिक्योरिटी फर्निश कराई जाती है। चलो वो देख लेते हैं अभी।
उसके बाद अपन वापस से फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पे आ जाएंगे। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, चलो। प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर कैन बी डन बाय प्रॉपर ऑफिसर फॉर स्पेसिफाइड पर्पस एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस सच एज टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं, सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड रेट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट, provisional order so passed by proper officer would indicate amount for which bond has to be executed in ASMT 05। मतलब आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बॉन्ड मतलब माँ कसम मैं डिफरेंशियल पे करने को तैयार हूं। मतलब आपसे ये सौगंध लिया जाता है, ओथ लिया जा रहा है। मतलब आप खुद को बाइंड कर रहे हो, you are binding yourself that if any difference comes that is between provisional and final assessment, अगर कुछ difference आता है, मान लो कि provisionally आपसे 100 रुपया भरवाया, बाद में 120 आने वाला है, तो आप लोग से गवर्नमेंट जो ऑफिसर है वो बॉन्ड साइन कराएगा, बोलेगा कि प्लीज साइन अ बॉन्ड एंड गिव अस इन राइटिंग कि अगर 20 रुपया आपको डिफरेंशियल पे करना आएगा तो आप पे करेंगे, यू विल पे। आपको ऐसा एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट बॉन्ड हैज टू बी सपोर्टेड विद द सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। बैंक गारंटी सिक्योरिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 25% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट, 25% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट, एंड बॉन्ड अमाउंट वुड बी द ड्यूटी विच वुड बी पेएबल। क्लियर है? बॉन्ड अमाउंट shall include the IGST if any payable in respect of the transaction। मतलब जितना भी आपको पे करना होगा उसका बॉन्ड अमाउंट आपको साइन करना होगा, जो डिफरेंशियल आएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन कंक्लूजन ऑफ द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, on conclusion of the final assessment order, the applicant can file an application under Rule 9086 in ASMT 08 for release of security furnished। मतलब आपने ये सिक्योरिटी फर्निश किया, बरोबर। 25% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट का आपने बैंक गारंटी दिया हुआ, ओके। बॉन्ड अमाउंट क्या था? टोटल कितना भी जीएसटी भरना है वो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड अमाउंट। सो बॉन्ड अमाउंट का 25% आपने एज अ सिक्योरिटी फर्निश किया। अब उस सिक्योरिटी को आपको रिलीज कराना पड़ेगा, ओके। सो एप्लीकेंट जो है, जिसने अप्लाई किया, वो वो विद इन 7 days, एक सेकंड, फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। फाइनल असेसमेंट खत्म होने के बाद, फाइनल असेसमेंट खत्म होने के बाद आपको, फाइनल असेसमेंट होने के बाद आपको क्या करना है? अप्लाई करना है कि भाई मेरा सिक्योरिटी को आप रिलीज करो। एंड आपके एप्लीकेशन के 7 दिन के अंदर अंदर वो रिलीज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि स्टूडेंट्स का यहाँ पर ध्यान नहीं जाता। देर आर मेनी केसेस जहाँ पर ये पॉइंट स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा। ध्यान से सुन लेना, इट इज योर बेनिफिट इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर, ओके। सुनो, अगर मान लो, अगर मान के चलो कि आपसे 100 रुपीज पे कराया गया था, ठीक है। 100 रुपीज आपने पे किया प्रोविजनली, पर बाद में फाइनल असेसमेंट में लायबिलिटी सिर्फ 80 रुपए की आई, तो 20 रुपया गवर्नमेंट को क्या करना है? रिफंड करना है। 20 रुपया गवर्नमेंट को रिफंड करना है, ओके। अब ना मैं कुछ डेट्स लिख रहा हूँ, कुछ डेट्स लिख रहा हूँ, आप लोग को आंसर करना है, ठीक है ना। सोच समझ कर आंसर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो प्रोविजनल असेसमेंट हुआ आपका से 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2021, ठीक है। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया आपका, कितना? 6 मंथ्स का टाइम लिमिट से इधर से, तो सपोजिंगली से 31 दिसंबर को, ठीक है, 2021। प्रोविजनली आपने पे किया 100 रुपया, फाइनल में आया 80 रुपया, ओके। अब यहाँ पर जो 20 रुपया आपने एक्स्ट्रा पे किया, कहना ऐसे इसका आपको रिफंड मिलेगा, इसका आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है। अगर उन्होंने 60 दिन में पैसा नहीं दिया, 60 दिन में पैसा नहीं दिया, तो आपको विथ इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि 60 दिन आप कहां से लेंगे? 60 दिन क्या आप फाइनल असेसमेंट ऑर्डर से लेंगे या फिर एप्लीकेशन फॉर रिफंड से आपको 60 दिन लेना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को मैंने जब रिफंड चैप्टर सिखाया था तभी एक चीज सिखाई थी, प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर बिकमिंग फाइनल, उसमें आपको एप्लीकेशन करना है विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। जब भी वो एडजस्टमेंट हो जाएगा उसका आपको 2 years में एप्लीकेशन करना है। सो अभी आपको पहले रिफंड का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई फॉर रिफंड। एप्लीकेशन के 60 दिन में नहीं आया तो ही गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगा आपको,
ठीक है, so 6 months should not be calculated from here. 6 months should be really sorry, 60 days should not be computed from here. 60 days should be computed from the application of refund. आपको ये 20 रुपया गवर्नमेंट से मांगना होगा, खुद से नहीं देगा. यू हैव टू अप्लाई फॉर रिफंड. ओके, तो अगर मान लो आपने अप्लाई किया 10 जनवरी को, 10 जनवरी 2022 को. ओके, तो 10 जनवरी 2022 को एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ से अगर आपको 60 डेज में पैसा नहीं आता, देन आपको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फ्रॉम 61st डे टू द डेट ऑफ पेमेंट. अभी आपको गवर्नमेंट क्या बोल रहा हूँ, आईसीआई कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है कि आपको रिफंड मिला से 2 जुलाई को. ठीक है, 2 जुलाई बोल दिया आपको. ठीक है, 2 जुलाई. अब अगर आप यहाँ से 6 मंथ्स कंप्यूट करोगे 31 दिसंबर से, तो 2 जुलाई इज ऑब्वियसली आफ्टर 6 मंथ्स. बट अगर आप 10 से करोगे, मैं क्यों बार बार 6 मंथ बोल रहा हूँ, 60 डेज. ठीक है, 2 महीना 60 डेज. ओके, रियली सॉरी. तो अगर मान मान के चलो कि आपको से रिफंड आता है जनवरी फरवरी, ओके, से 3 मार्च, ओके, 3 या फिर 5 मार्च पकड़ के चलो, क्योंकि एग्जैक्ट फिर 60 डेज नहीं होना चाहिए वहां पर, नहीं तो फिर वापस कंफ्यूजन हो जाएगा. तो 5 मार्च पकड़ के चल रहा हूँ. ओके, 5 मार्च. सो आईसीआई के क्वेश्चन में अगर आपको आया कि 5 मार्च को आपको रिफंड दिया जा रहा है, ओके, 5 मार्च को आपको रिफंड दिया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. अब आप क्या करोगे, आप अगर यहाँ से 60 डेज कंप्यूट करोगे, ओके, तो आप इंटरेस्ट निकाल बैठोगे. क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि 60 डेज के तो बाद ही पैसा आया ना. ठीक है, 60 डेज मतलब जनवरी खत्म, फरवरी में 28 दिन. अच्छा, 60 डेज हो गया, तो मतलब 4 दिन का जो भी होगा, 4 या 2-3 दिन जो भी आप कंप्यूट कर लो, उसका इंटरेस्ट आएगा. पर ऐसा नहीं है, आपके एप्लीकेशन डेट से 60 दिन गिना जाएगा. मतलब आपको कब तक पैसा आना चाहिए, रिफंड आना चाहिए, कहना है 60 डेज यहाँ पर ऐड करना है. तो जनवरी के 21 दिन, फरवरी के 28 दिन, करो कितना आ रहा है, 21 + 28 + 11. सो 11th मार्च, 11th मार्च तक अगर आपको पैसा नहीं मिलता, देन 12th मार्च से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा. इज दैट क्लियर? नॉट फ्रॉम फाइनल असेसमेंट ऑर्डर डेट, बट ऑन द फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन 60 डेज कंप्यूट किया जाएगा. दिस वाज माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन. इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? नोट करके रखना बुक में, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा ट्विस्ट करके. हाँ. आगे अभी वापस से बढ़ते हैं फाइनल असेसमेंट ऑर्डर की तरफ. तो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर के का जो भी सेफगार्ड्स है वो समझ में आया, किस तरीके से एप्लीकेशन करना है, सिक्योरिटी देना है, बॉन्ड साइन करना है, समझ में आया सब कुछ. ओके, अब प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया. ठीक है, सब कुछ पास हो गया, सब प्रॉपर हो गया प्रोविजनल असेसमेंट. अब ऑफिसर को 6 महीने का टाइम लिमिट है. कहाँ से? प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर देने से फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने के लिए. ठीक है, फाइनलाइज करना है उसको, कितना टैक्स पे करना होगा, कितना वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, वॉट एवर इट इज. ओके, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा मैंने, जॉइंट कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर, ठीक है, कैन एक्सटेंड, सॉरी, जॉइंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर कैन एक्सटेंड द टाइम लिमिट ऑफ पासिंग द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बाय 6 मंथ्स. ठीक है, जेसी और एसी, जॉइंट कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर एक्सटेंड कर सकते हैं 6 महीने से. ओके, एंड कमिश्नर कैन एक्सटेंड, कमिश्नर मतलब उससे भी बड़ा अथॉरिटी, उससे भी बड़ा अथॉरिटी है, तो इसके पास पावर है कि 4 साल तक बढ़ा सकता है. ठीक है, जेसी एसी 6 मंथ्स तक, एंड कमिश्नर 4 साल तक बढ़ा सकते हैं टाइम लिमिट. ठीक है, फाइनल असेसमेंट पास करने का. नेक्स्ट अभी इंटरेस्ट की बात करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन नॉर्मली आता है एग्जाम में. ठीक है, ध्यान से सुनो. सेक्शन इज सेक्शन नंबर 60 सबसेक्शन 4. सेक्शन 60 is for whole provisional assessment. सेक्शन 60 सबसेक्शन 4 is for interest which is payable by assessee. ध्यान देना. अब यहाँ पर पेएबल बाय assessee आया ड्यूटी, मतलब डिटरमाइन किया प्रोविजनली 100 रुपया, फाइनल भरने आया 120. तो ये जो 20 रुपया आप लोग फाइनल जो भरोगे ड्यूटी, ठीक है, मतलब 20 रुपया एक्स्ट्रा भरोगे, उस 20 रुपये को आपको इंटरेस्ट के साथ भरना होगा. सिर्फ 20 रुपया नहीं भरना, इंटरेस्ट के साथ 20 भरना है. अब इंटरेस्ट कहाँ से लगेगा? आंसर इज फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर प्रोविजनल असेसमेंट. प्रोविजनल असेसमेंट का जो आपने पेमेंट किया, ठीक है, वॉट एवर, अभी फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ से आपका सेल था 28 जनवरी का. ठीक है, 28 जनवरी 2021 का सेल था. ओके, आपने प्रोविजनली असेस किया, जो भी किया सब कुछ किया. ओके, अभी आपने प्रोविजनल असेसमेंट
टैक्स पे किया, ओके, प्रोविजनल असेसमेंट में टैक्स का पेमेंट किया। अभी जो भी प्रोविजनल असेसमेंट में आपको टैक्स का पेमेंट करना था उसके ड्यू डेट से अगले दिन से, ठीक है, मान के चलो कि ये ट्रांजैक्शन जनवरी का था, आपने प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर हासिल कर लिया जनवरी के इसमें, ओके, तो अभी आपको टैक्स पेमेंट कब तक करना है, कहना है ऐसे 20 फरवरी, 20 फरवरी को आपको इस सेल का ट्रांजेक्शन का टैक्स पे करना होगा। सो जो डिफरेंशियल है 20 रुपीज, उसके ऊपर इंटरेस्ट कब से लग जाएगा, ड्यू डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर प्रोविजनल असेसमेंट, मतलब 20 फरवरी के बाद से, दैट इज 21 फरवरी से लेकर के जब आप एक्चुअल पेमेंट कर देते हो तब तक आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, समझ में आया? तो प्रोविजनल असेसमेंट आपका जब फाइनलाइज होता है उसके अगले मंथ की 21 तारीख से चालू होगा इंटरेस्ट कंप्यूटेशन। डन। नेक्स्ट, रिफंडेबल टू असेसी। रिफंडेबल का तो केस अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 61st डे फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ रिफंड, नॉट फ्रॉम द फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है, कब से कब तक मिलेगा, 61st डे से लेकर के जब तक आपको एक्चुअली रिफंड नहीं हो जाता तब तक। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोविजनल असेसमेंट, है ना। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए फॉर्म नंबर्स लिख के रखे हैं, तो एक बार आप लोग फॉर्म नंबर्स देख लो। जीएसटी एएसएमटी, अभी मैं हर बार जीएसटी नहीं बोलूंगा, एएसएमटी 01 में आपको एप्लीकेशन करना है, ओके। अब आपके एप्लीकेशन करने के बाद अगर ऑफिसर को लगता है कि भाई और कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा मेरे को, तो उस डॉक्यूमेंट्स को मंगाने के लिए उसको एएसएमटी 02 इशू करना पड़ेगा। एएसएमटी 02 का रिप्लाई अपने को एएसएमटी 03 में करना है, एंड प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर वुड बी पास्ड इन एएसएमटी 04। क्लियर है? जो ग्रीन में मैंने मार्क किया है ना, ग्रीन में जो भी मैंने मार्क किया है उसको आपको बाहर करना है, ठीक है, उसको आपको बाहर करना है। क्लियर है? ठीक है, अभी प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर खत्म हो चुका। अब बात करते हैं फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान देना, प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने के पहले आपको सिक्योरिटी देना है। मतलब माना कि नंबर वाइज ये आगे आ रहा है, लेकिन फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी वुड बी इन एएसएमटी 05। ठीक है ना। अभी आप लोग बोलो कि सर ये पहले होना चाहिए बाद में ये होना चाहिए, हाँ ठीक है, जो भी है, पर है तो ऐसा ही, आपको यही याद रखना है, ओके। सो सिक्योरिटी आपको जो फर्निश करना होगा वो एएसएमटी 05 में करना होगा। देन अगर फर्निशिंग सिक्योरिटी होगा, अब एक्चुअली में प्रोविजनल असेसमेंट का सब फॉर्म्स इधर तक खत्म हो गया। अब वो ऑफिसर चला है फाइनल असेसमेंट करने। अब फाइनल असेसमेंट करने के लिए उसको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो दैट पर्टिकुलर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी डिमांडेड बाय इशूइंग ASMT 06। ASMT 06 में एडिशनल डॉक्यूमेंट मंगाने के बाद उसको फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना पड़ेगा ASMT 07 में, ओके। देन आगे का दो एकदम इजी है, ASMT 08 में विड्रॉवल ऑफ सिक्योरिटी, ASMT 09 में रिलीज ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब हमें एप्लीकेशन करना पड़ेगा ASMT 08 में, एंड देन ऑफिसर रिलीज करेगा ASMT 09 में। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया बात? फॉर्म नंबर्स आर वेरी मच लेस रेलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीट विद प्रोविजनल असेसमेंट। अब यहाँ पर ना कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, पूरा का पूरा सिखाया है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 61 की। ठीक है, 62 बाद में देखते हैं, 61 पहले देख लेते हैं। 61 इज फॉर स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। नीचे है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। अब रिटर्न्स का स्क्रूटिनी मतलब क्या, ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। ऐसा मत समझो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, स्किप करो, फॉरवर्ड करो, नहीं। आप लोग मेरे को मालूम है 1.5 पे ही सुन रहे हो, ओके। 1.5 पे सुन रहे हो, मुझे सबका मालूम है, ओके। कोई कोई स्टूडेंट्स जिनका सब कुछ हो गया वो 2 पर भी सुनते हैं, पर प्लीज सुन लेना, फॉरवर्ड मत करना, ओके। क्योंकि आई नो दैट कि कुछ ना कुछ एडिशनल आप जरूर लेकर के जाओगे। स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। PO scrutinizes the returns furnished to verify the correctness of returns filed by a registered person and informs the discrepancy in ASMT 010, 010 क्या बोल रहा हूँ 10, ASMT 10, ओके। अब ASMT 10 में क्या होगा, अभी मान के चलो GSTR 1 क्या होता है, सेल्स का डिटेल होता है। GSTR 1 क्या है, सेल्स। अब मान लो 10 तारीख को आपने बोला आपका सेल्स 100 है, पर GSTR 3B में आप लोग क्या करते हो, सेल्स सिर्फ 90 बताते हो, तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिपेंसी इन द रिटर्न्स फाइल्ड। आपने 1 में बोला 100, ठीक है, आपने क्रेडिट पास ऑन कर दिया 100 का, अब आप टैक्स पे करोगे 90 पे, तो गवर्नमेंट का नुकसान है ना, क्योंकि रिसिपेंट तो क्रेडिट ले लेगा, रिसिपेंट क्रेडिट लेगा ना, बोलेगा कि 2M है तो दिख रहा है।
माना कि क्रेडिट लेने के लिए कंडीशन है कि सप्लायर ने टैक्स पे करना चाहिए, तो सप्लायर तो यहाँ पर टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो रिसिपेंट ने क्रेडिट ले लिया तो उसका क्रेडिट रिवर्सल कराना पड़ेगा, पूरा होच पोच मच जाएगा। तो गवर्नमेंट को कहा जाता है ऑफिसर को कि ऑफिसर, सबसे पहले आप इसके स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स करो, रिटर्न्स को ठीक से चेक करो। ओके, रिटर्न्स को ठीक से आप चेक करो। चेक मतलब कैसे करोगे? 1 और 3B में कुछ डिफरेंस है क्या, है तो क्या डिफरेंस है उससे मंगाओ। अगर एक्सप्लेनेशन उसका ठीक लगता है, ओके, एक्सप्लेनेशन अगर ठीक लगता है, देन उस प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दो। ओके, अब यहाँ पर सुनना, एक्सप्लेनेशन का टाइम लिमिट कितना होगा? टाइम लिमिट इज 30 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस। ओके, अगर ऑफिसर आज का तारीख है 21 अक्टूबर को नोटिस इशू करता है कि सर आपके अक्टूबर नहीं, सितंबर मंथ के रिटर्न में 3B और 1 में डिफरेंस है, तो उस नोटिस का, दैट इज 21 अक्टूबर को जो इशू हुआ है नोटिस, उसका रिप्लाई कितने दिन में करना है? 30 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस। ओके, मतलब 20th of नवंबर तब तक मुझे रिप्लाई करना होगा। समझ में आई बात? अगर एक्सप्लेनेशन बरोबर लगते हैं तो ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन बरोबर नहीं लगते, देन मैं आगे एक स्टेप उठाऊंगा, ऑफिसर एक स्टेप आगे उठाऊंगा। क्या करने के लिए? ऑडिट्स करने के लिए, कि ये इंसान क्यों ऐसा दिखा रहा है, चलो जाके चेक करते हैं। तो जाके चेक करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट करना। इज दैट क्लियर? दैट इज टैक्स ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, ऑडिट बाय स्पेशल ऑडिट्स, जो भी है, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, ये कुछ भी कर सकता है, नोटिस इशू कर सकता है 73-74 में, फॉर डिमांडिंग द डिफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर 10 रुपीज का टैक्स, या 10 रुपीज का सेल के ऊपर टैक्स, वॉट एवर इट इज। ओके, समझ में आया? तो अगर रिटर्न्स में कुछ मिस्टेक है एंड एक्सप्लेनेशन सही से नहीं दिया, तो ऑफिसर के पास क्या रास्ता है? टैक्स जो ऑडिट होता है अथॉरिटीज का, वो कराओ 65 के अंडर, स्पेशल ऑडिट कराओ, या तो फिर सर्च सीजर, या तो फिर जो भी प्रोसीडिंग्स है वो कराओ, या तो फिर सेक्शन 73 या तो फिर 74 का जो शो कॉज नोटिस है वो इशू करो, एंड उस गाइडलाइंस को कंप्लाई करो। सो हियर वी कंप्लीट विद 3 सेक्शंस टोटली, 59 सेल्फ असेसमेंट, 60 प्रोविजनल असेसमेंट, 61 स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 62। सेक्शन नंबर 62 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा, सुनो ध्यान से। ओके, अब जो ब्रैकेट में ना, वो मैं बाद में पढ़ता हूँ, ठीक है? ब्रैकेट वाला जो लिखा है वो मैंने सर्कुलर के थ्रू लिखा है, वो हम बाद में रीड करते हैं, पहले पढ़ते हैं आगे। When a registered person does not file the return under section 39 or final return under section 45, very important, हम पढ़ रहे हैं असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स। हम क्या रीड करें? सेक्शन नंबर 62, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स। अगर आपको दिमाग में आ जाए नॉन फाइलर्स सेक्शन 62 का, तो क्या आना चाहिए दिमाग में? कौन से नॉन फाइलर्स, कौन से रिटर्न के नॉन फाइलर्स? इट इज ओनली 2 रिटर्न्स, दैट इज जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 4, 6, सॉरी 7, 8, या फिर जो भी जीएसटीआर 5 है वो। क्यों? क्योंकि जीएसटीआर 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो भी है, ठीक है, 9 नहीं सॉरी, जो 39 का रिटर्न है, ठीक है, 9 इज प्रेस्क्राइब अंडर 44, ठीक है, सेक्शन 44 रिकंसिलेशन रेड विथ 80 सब रूल 3। तो सेक्शन 39 की जो रिटर्न है बेसिकली 3B। ओके, सो 3B इज प्रेस्क्राइब इन 39, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8, ठीक है, जीएसटीआर 5 भी इसमें ही है। ओके, तो इतने रिटर्न्स अगर आपने फाइल नहीं किए, इनमें से जो भी एक आपको एप्लीकेबल है वो रिटर्न फाइल नहीं किया, या तो फिर आपने फाइनल रिटर्न फाइल नहीं किया, ओके, यू आर नॉट फाइलिंग दिस पर्टिकुलर रिटर्न्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 39 एंड सेक्शन 45। इन दोनों रिटर्न्स का ही नॉन कंप्लायंस के लिए सेक्शन 62 में आपका असेसमेंट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया, तो क्या सेक्शन 62 लग सकता है? जीएसटीआर 9 फाइल नहीं किया, क्या सेक्शन 62 लग सकता है? नहीं, क्योंकि जीएसटीआर 1 इज द रिटर्न प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 37। तो 37 की रिटर्न के लिए सेक्शन 62 नॉट एप्लीकेबल। सिर्फ 39 एंड 45 इन दोनों सेक्शन के लिए ही, ये दोनों सेक्शन में जो रिटर्न्स प्रिस्क्राइब है वो अगर आपने फाइल नहीं की, तो ही सेक्शन नंबर 62 एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आई बात? ओके, सो व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और फाइनल रिटर्न ऑन द कैंसिलेशन, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर विल इशू अ नोटिस अंडर सेक्शन 46 रिक्वायरिंग हिम टू फाइल द रिटर्न्स विद इन 15 days। मतलब अभी मैं ब्रैकेट वाली चीजों के साथ पढ़ता हूँ, ध्यान देना। 3B का फाइलिंग का डेट है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, सपोजिंगली स्टैंडर्ड ड्यू डेट 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब रिटर्न फाइलिंग के 3 दिन पहले आपको एक मैसेज आएगा, आपको एक मैसेज आएगा,
कि हरी अप, रश अप, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग दिस इज दिस मच, हैव यू फाइल्ड, इफ ऑलरेडी फाइल्ड इग्नोर, ऐसा आता है मैसेज एक। दैट मैसेज इज थ्रू अ सर्कुलर, एक सर्कुलर आया, उस सर्कुलर ने बोला कि भाई ऐसा मैसेज जाएगा आपको। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है? रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के 3 दिन पहले आपको मैसेज आएगा। क्लियर है? मैसेज आ गया, रिटर्न फाइलिंग आपने नहीं किया, रिटर्न फाइलिंग आपने नहीं किया, क्लियर? तो आपको एक नोटिस इशू होगा, ठीक है, आपको एक नोटिस इशू हो जाएगा। ध्यान से सुनना, बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा, ऐसे ओरली डिस्कशन में क्लियर नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, सितंबर का रिटर्न, सॉरी, सितंबर का रिटर्न, ओके। अब सितंबर का जो रिटर्न है, सितंबर का जो रिटर्न होगा, हेलो हेलो हेलो, हाँ, सितंबर का जो रिटर्न है वो आपको सपोजिंगली 3B की बात कर रहा हूँ, 20 अक्टूबर तक फाइल करनी होती है, ठीक है। सो स्टेप नंबर वन वुड बी एसएमएस कमिंग टू यू और योर असेसिस मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा, 17 अक्टूबर तक आपको एक एसएमएस आ जाएगा, ठीक है। 17 अक्टूबर को आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई 3B फाइल करो फटाफट फटाफट, टाइम लिमिट है आपका 20। ये एसएमएस आ गया, ठीक है। अब डेट आ गई 20 अक्टूबर, आपने कहा कि यार पैसे ही नहीं है, क्या करूं, रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ, छोड़ो। तो यहां पर आप जब भी रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपको स्टेटमेंट नंबर 3A में एक नोटिस आएगी, ओके, ठीक है। अभी उस नोटिस में क्या लिखा रहेगा कि 5 दिन में रिटर्न फाइल करो, ठीक है, ध्यान से सुनना। नोटिस अंडर सेक्शन 46, ठीक है। इफ अ पर्सन डज नॉट फाइल रिटर्न इवन आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 46, अब नोटिस अंडर सेक्शन 46 इशू होने वाली है स्टेटमेंट नंबर 3A में। नोटिस इशू हुई कितने में, सेक्शन नंबर, नोटिस अंडर सेक्शन 46। अब 46 की नोटिस क्या बोलती है, अगले 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन कहां से, नोटिस जब भी आपको मिली तब से लेके 15 दिन में सारे के सारे रिटर्न्स फाइल करो। मतलब यहाँ पर बाय व्हाट डेट आपको रिटर्न्स फाइल करने, मान के चलो 21 को आपको नोटिस आ गया, तो 21 से, ध्यान से सुनना, 21 से आपको डेट काउंट करना है 15 दिन, ओके। तो 21 से काउंट करो कितना आ रहा है, से 4 नवंबर, ठीक है। 4 नवंबर तक अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, सेक्शन 46 ने कहा 15 दिन में रिटर्न फाइल करो, ओके। सो 15 दिन में रिटर्न फाइल आपने नहीं किया है, दैट इज 4 नवंबर तक, देन आपके ऊपर सेक्शन 62 का असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है, सेक्शन 62 का असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। कब कब तक कभी कर सकता है वो, इफ अ पर्सन डज नॉट फाइल रिटर्न इवन आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 46, मतलब 46 का नोटिस इशू हुआ, ओके, उसके उसके 5 दिन का टाइम लिमिट और आपको दिया, ठीक है, विद इन 5 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट टू फर्निश रिटर्न, उसके 5 दिन अंदर अंदर आपको नोटिस आ जाएगा, मतलब 20 जो अक्टूबर है उसके 5 दिन में आपको 46 का नोटिस आएगा। सो कहना है से 25 अक्टूबर के अंदर अंदर आपको 46 का नोटिस आएगा। मान के चलते अपन 21 को आ गया, ठीक है। सो 21 अक्टूबर को आपको नोटिस मिल गया, कौन सा नोटिस, सेक्शन 46 का। सेक्शन 46 का नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल करना था, आपने नहीं किया, देन आपको लग जाएगा सेक्शन नंबर 62 का असेसमेंट। ऑफिसर विल असेस योर टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 62, ओके। लेट अस समराइज दिस होल डिस्कशन। आपको रिटर्न फाइल करना है बाय 20th, आपको एसएमएस मिलेगा 3 दिन तक, ओके, मतलब रिटर्न फाइलिंग के 3 दिन, ड्यू डेट से 3 दिन पहले तक आपको एसएमएस आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। अब रिटर्न फाइल नहीं किया तो अगले 5 दिन में आपको सेक्शन नंबर 46 का नोटिस आएगा, सेक्शन नंबर 46 का नोटिस आएगा। सेक्शन नंबर 46 का नोटिस आने के 15 दिन में आपको सब रिटर्न फाइल करनी होगी, ओके। सब रिटर्न अगर आपने 15 दिन में फाइल किया तो ओके, प्रोसीजर ड्रॉप हो जाएगा, ओके, प्रोसीजर ड्रॉप हो जाएगा, जो भी प्रोसीडिंग चालू किया आपके अंडर ड्रॉप हो जाएगा। अगर आपने नोटिस के सेक्शन 46 के नोटिस के 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए, देन सेक्शन नंबर 62 के तहत आपका असेसमेंट किया जाएगा, बेस्ट जजमेंट। क्या असेसमेंट कहते हैं हम इसको, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ओके। अब आ जाओ यहाँ पर बोर्ड पे, चार्ट में आ जाओ। देखो ये जो 5 डेज यहाँ पर लिखा है ना, ये 5 डेज, ये 5 डेज क्या है, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के 5 दिन के अंदर अंदर सेक्शन 46 का नोटिस मिलेगा, एंड देन आपको अगला और 15 दिन मिलेगा टू फाइल रिटर्न्स।
अगर 15 दिन में फाइल किया तो ओके है, 15 दिन में फाइल नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट किया जाएगा। ओके, अब कैसे बेस्ट जजमेंट करेंगे? मैं असेस द टैक्स लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ रूल 100 to the best of his judgment, taking into account all relevant material available on record, and issue best judgment assessment order। सेक्शन 2 का सेक्शन 62 का जो असेसमेंट होगा, सेक्शन 62 का जो असेसमेंट है, दैट वुड बी कॉल्ड एज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के लिए उसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करना होगा। ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर कभी पास करेगा वो? कभी पास करेगा अगर आपने सेक्शन 46 का नोटिस को कंप्लाई नहीं किया तो असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू फाइल असेसमेंट ऑर्डर इज, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर इज 5 years from the due date of filing annual return। 5 years from the due date of annual filing annual return। ओके, मान के चलो आपका केस कौन से साल का था, यहाँ पर देखते हैं। अब ये वाला केस है 2021 पकड़ते हैं, बरोबर ना? तो 2021-22 इस साल का एनुअल रिटर्न इज ड्यू बाय 31 दिसंबर 2022। ओके, इधर से आपको 5 साल में, दैट इज गवर्नमेंट ऑफिसर को 5 साल में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करना होगा। क्लियर है? डन। ओके, अब यहाँ पर आगे और थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान देना। अभी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया, आपने सेक्शन 46 का नोटिस कंप्लाई नहीं किया, सेक्शन 62 का आपके ऊपर असेसमेंट ऑर्डर आ गया। ओके, अब 62 का जो असेसमेंट ऑर्डर है, ओके, उसके मतलब ऑर्डर इशू होने के बाद, असेसमेंट ऑर्डर इशू होने के बाद आपने अगर वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, देन जो भी असेसमेंट ऑर्डर होगा उसको विदड्रॉ किया जाएगा। मतलब ऑफिसर उसको बैक ले लेगा। मतलब आपको दो चांस मिले। सेक्शन 46 ने कहा 15 दिन का टाइम देता हूँ, ठीक है, आपने नहीं किया, असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया। असेसमेंट ऑर्डर के बाद भी आपके पास 30 दिन का टाइम है। ठीक है, सेक्शन 46 के नोटिस के बाद 15 दिन का टाइम है। ओके, एंड सेक्शन 46 का नोटिस इशू होने के बाद असेसमेंट ऑर्डर पास होगा सेक्शन 62 में। ओके, सेक्शन 62 के असेसमेंट ऑर्डर के बाद अगर आप 30 डेज में रिटर्न फाइल कर लेते हो तो भी आपका ये जो असेसमेंट है वो विड्रॉ किया जाएगा। मतलब आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके, अब सेक्शन 62 जो है वो स्टार्ट किससे होता है? स्टार्ट होता है नॉट विथ स्टैंडिंग से। नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन नंबर 73 एंड 74। ओके, 73 एंड 74। अब 73 एंड 74 क्या बोलते हैं? 73 74 क्या बोलते हैं? शो कॉज नोटिस इशू करो। डिमांड करने से पहले, असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले आपको शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने सेक्शन 46 का नोटिस इशू किया, उसको मैंने बोला कि भाई 15 दिन में फाइल कर, उसने नहीं किया, तो ही तो मैं असेसमेंट ऑर्डर पास कर रहा हूँ। देन इन बिटवीन दिस पीरियड्स उसको कोई शो कॉज देने की जरूरत नहीं। सेक्शन 46 का नोटिस वुड इटसेल्फ बी सफिशिएंट। ओके, तो सेक्शन 73 के हिसाब से जो शो कॉज नोटिस इशू करते हैं वो एससीएन सेक्शन 62 के लिए इशू नहीं करना है आपको। इज दैट क्लियर? सेक्शन 73 एंड 74 कहते हैं कि आपको 3 साल के अंदर अंदर एडजुडिकेशन करना पड़ेगा। मतलब असेसमेंट ऑर्डर आपको पूरा का पूरा क्लोज करना पड़ेगा। कब तक? कब तक क्लोज करना है? 3 years एंड 5 years। ओके, और यहाँ पे बेस्ट जजमेंट के लिए कितना है? 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आया पूरा? सेक्शन 62, सेक्शन 62 डन। बेस्ट जजमेंट किया यहाँ पर। ओके, किसके लिए किया? नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स। कौन से रिटर्न्स? 39 एंड 45 के रिटर्न्स। ओके, पहला चांस क्या दिया? पहला चांस क्या दिया? सेक्शन 46 के नोटिस को आप कंप्लाई कर दो तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर 46 के नोटिस के 15 दिन में रिटर्न फाइल नहीं किया तो सेक्शन 62 का असेसमेंट होगा। असेसमेंट किया आपने, असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। ओके, असेसमेंट ऑर्डर पास करने के 30 डेज में, 30 डेज के अंदर अंदर अगर आप वैलिड रिटर्न फाइल करते हो, ठीक है, वैलिड रिटर्न मतलब, वैलिड रिटर्न मतलब इट इज डिफाइंड ना, वैलिड रिटर्न इज डिफाइंड अंडर जीएसटी लॉ सेक्शन 2 सबसेक्शन 117। सेक्शन 200 सबसेक्शन 117 में डिफाइन किया हुआ। वैलिड रिटर्न मतलब ऐसा रिटर्न जिसमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हो एंड फाइनली पेमेंट रिटर्न्स पूरा डिस्क्लोज करके इन्फॉर्मेशन आपने फाइल किया। तो 30 डेज में अगर आपने फाइल कर दिया, 30 डेज कहाँ से लेना है? असेसमेंट ऑर्डर के सर्विस से, नॉट नोटिस के। नोटिस से 30 डेज नहीं, असेसमेंट ऑर्डर, सेक्शन 62 का असेसमेंट ऑर्डर जब सर्व हुआ उसके उसके जो भी है 30 डेज,
तब तक आपको टाइम लिमिट है कि वापस से एक चांस मिला कि रिटर्न फाइल करो, नहीं किया तो फिर आपका जो भी होगा रिकवरी किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने फिर भी टैक्स पेमेंट नहीं किया, देन आपसे क्या हो जाएगा, रिकवरी किया जाएगा सेक्शन 79 के हिसाब से। क्लियर है? अब जो यहाँ पर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर देखा आपने अपन ने सेक्शन 60 में, दैट फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इज अपीलेबल बिफोर अपीलेट अथॉरिटीज, ठीक है, अपील कर सकते हो। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, ये भी अपील किया जा सकता है। मतलब जो ऑर्डर्स हम अपील करते हैं वो यही ऑर्डर्स होते हैं, इन्हीं सेक्शंस से डिराइव होते हैं सारे ऑर्डर्स, ठीक है। देखो, जो भी अथॉरिटी है जो ऑर्डर पास करती है, इसको हम कहते हैं एडजुडिकेशन अथॉरिटीज ऑर्डर। एडजुडिकेशन अथॉरिटी असेसमेंट ऑर्डर पास करता है, उस असेसमेंट ऑर्डर के सामने हम अपील फाइल करते हैं। क्लियर है क्या? सो अपील में हम क्या सीखेंगे, इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील ही सीखेंगे। समझ में आया? चलो, नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है कोई, ठीक है, उसका भी बेस्ट जजमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। अब उसमें क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, आपने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं, तो कैसे आपका असेसमेंट होगा? ओके, तो यहाँ पर ड्यू डेट दिया हुआ है एंड कौन से केसेस कवर्ड है वो देखो। सबसे पहला केस कवर्ड है, आपने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं। सेकंड केस कवर्ड है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया एंड फिर भी आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटीज आ रही है। ओके, सो आपके ऊपर एक नोटिस इशू किया जाएगा, उस नोटिस को आपको 15 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करना है। ओके, अगर 15 दिन में आपने रिप्लाई नहीं किया, अगर 15 दिन में आपने रिप्लाई नहीं किया, देन आपके ऊपर ये सेक्शन 63 का असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। असेसमेंट ऑर्डर, इवन दो नो रिटर्न वुड हैव एक्चुअली बीन फाइल्ड, बी पास्ड विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर सच फाइनेंशियल ईयर टू विच डिफॉल्ट रिलेट्स। मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट क्या है? 5 years फ्रॉम फ्रॉम एनुअल रिटर्न ड्यू डेट। अब यहाँ पर एनुअल रिटर्न का रिटर्न तो फाइल ही नहीं किया ना, ये अनरजिस्टर्ड है। फिर भी जो साल में ट्रांजैक्शन हुआ, उस साल के ट्रांजैक्शन का एनुअल रिटर्न का जो ड्यू डेट होगा, उधर से 5 साल के अंदर अंदर आपको सेक्शन 63 का असेसमेंट ऑर्डर पास करना होगा, ठीक है। हर केस में आपको, दैट इज ऑफिसर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा टू दैट पर्टिकुलर असेसी। क्लियर है? सो वी हैव कंप्लीट विथ ऑल द प्रोविजंस ऑफ असेसमेंट, ठीक है। अब एक समरी असेसमेंट है, छोटा सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। समरी असेसमेंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था आपसे। ओके, चलो, समरी असेसमेंट और प्रोटेक्टिव असेसमेंट। Summary assessment can be initiated when proper officer has the evidence that there might be tax liability and PO has obtained prior permission of additional commissioner or joint commissioner. आपको एडिशनल कमिश्नर या तो जॉइंट कमिश्नर का परमिशन लेना होगा पहले टू टू इनिशिएट समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट क्या होता है? मैंने बोला विजय माल्या का एग्जांपल दिया था, याद है? मतलब कई बार कुछ लोग देश छोड़ के जाते हैं या फिर भागने का उनका खतरा होता है, तो यहाँ पर रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफिसर क्या करता है, फटाक से असेसमेंट खत्म करता है। इज कॉल्ड एज समरी असेसमेंट। तो समरी असेसमेंट कैन बी इनिशिएटेड टू सेफगार्ड द रेवेन्यू और टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। ये तभी ही हो सकता है जब आप एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेते हैं एंड आपको अप्रूवल तभी ही मिलेगा जब भी आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड है टू बिलीव दैट डिले इन पासिंग असेसमेंट ऑर्डर वुड एडवर्सली अफेक्ट इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। क्लियर है? इफ द सप्लायर ऑफ गुड्स इज नॉट असर्टेनेबल, मतलब जिस इंसान ने गुड्स सप्लाई किया है वो नहीं मिल पा रहा है, देन जो इंसान ने गुड्स सप्लाई किया, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ट्रांसपोर्टर को हम असेसी मानेंगे एंड उसको ही सब कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। असेसमेंट ऑर्डर कैन बी विड्रॉन if found erroneous on application by person within 30 days of receipt or on own motion। मतलब अगर ऑफिसर को लगता है कि भाई मैंने गलती से ऑर्डर पास कर दिया, नहीं ऐसा ऐसा इतना खराब तो असेस ही नहीं है, तो यहाँ पर वो अपना ऑर्डर को, असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, विड्रॉ कर सकता है। या तो फिर अगर एप्लीकेशन किया किसी इंसान ने, दैट इज एप्लीकेंट, जिसके खिलाफ ये समरी असेसमेंट किया गया, वो बोलेगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ, ये वो, तो उस केस में वो जो समरी असेसमेंट ऑर्डर है वो विड्रॉ किया जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द ऑडिट्स अंडर जीएसटी। ओके, ऑडिट पे अपन डिस्कशन करेंगे अभी। अब ऑडिट क्यों कराया जाता है पहले वो समझो। ऑडिट क्या होता है? किसी हायर अथॉरिटीज का चेक चेक करना, एग्जामाइन करना, उसको हम कहते हैं ऑडिट करना, ठीक है। सो ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, returns or other documents furnished
मेंटेन्ड और फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑडिट सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन की हो सकती है। अनरजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट नहीं किया जा सकता। सीए में भी ऑडिट नहीं कर सकते, टैक्स अथॉरिटी भी ऑडिट नहीं कर सकती, स्पेशल ऑडिट भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो। ओनली इफ यू आर रजिस्टर्ड देन द प्रोविजंस ऑफ ऑडिट कैन बी एप्लीकेबल अपॉन यू। समझ में आई बात? ओके। अभी ऑडिट क्यों कराते हैं एंड ऑडिट किसका कराते हैं? ऑडिट किसका होगा? एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स आपके ऑडिट होंगे, रिटर्न्स ऑडिट होंगे, डॉक्यूमेंट्स जो आपने मेंटेन किए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो सब ऑडिट होंगे। ओके। टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ, ऑडिट क्यों कराया जाता है? करेक्टनेस चेक करने। किसका करेक्टनेस? टर्नओवर आपने सही से दिखाया कि नहीं, टैक्स आपने सही से पे किया कि नहीं, रिफंड आपने जो क्लेम किया है वो ज्यादा तो क्लेम नहीं कर लिया, आईटी से ज्यादा तो क्लेम नहीं किया जो सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17 के हिसाब से, उसके हिसाब से क्लेम किया कि नहीं, एंड टू असेस हिज कंप्लायंस। ठीक है, कंप्लायंस को असेस करना, किस टाइम पे रिटर्न फाइल कर रहा है कि नहीं, कुछ रिटर्न स्किप तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें देखने के लिए ऑडिट किया जाता है। ठीक है, अब जीएसटी में ऑडिट जो होती है वो 3 टाइप्स की है। सबसे पहले ऑडिट बाय सीएसीएम है, ऑडिट्स इज बाय सीएसीएम है। नेक्स्ट इज ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज एंड स्पेशल ऑडिट्स। क्लियर? अभी सीएसीएमए का जो ऑडिट है वो सेक्शन नंबर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? अभी ऑडिट बाय सीएसीएमए, ऑडिट बाय सीएसीएमए, इट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 रेड विथ सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 रेड विथ रूल 80 सब रूल 3। इस सेक्शंस में ऑडिट बाय सीएसीएमए कहा गया। ओके, इसको पॉपुलरली कहा जाता है जीएसटी ऑडिट। जीएसटी ऑडिट, जीएसटी ऑडिट में क्या सबमिट होता है? जीएसटीआर 9C, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है वो लोग साइन करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसको हम कहते हैं जीएसटी ऑडिट। ओके, जीएसटी ऑडिट इज एप्लीकेबल ओनली इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स रुपीज 5 CR। जो सीएसीए में है, जो ऑडिट कर रहे हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? सो यहाँ पर अपॉइंट होगा वो ऑडिटर जो मैनेजमेंट चाहेगा। ठीक है, दोज सीएसीए में विच मैनेजमेंट विल चूज वुड बी डूइंग देयर ऑडिट। ठीक है, ये ऑडिट का पर्पस क्या है? कंप्लायंस करना, कंप्लायंस करना मेन पर्पस है। ठीक है, ड्यू डेट के साथ चलना। अगर ऑडिटर ने निकाला कि सर आपका 10 रुपया नहीं 15 रुपया पेबल है, तो 5 रुपया ऑडिटर पे करवाएगा। जीएसटीआर 9C में एडिशनल टैक्स लायबिलिटी दिखा करके DRC 03 से पेमेंट होगी। ठीक है, DRC 03 से। ठीक है, पेएबल और रिफंडेबल वॉट एवर इज। टाइम लिमिट टू कंप्लीट ऑडिट, जो सीएसीएमए का ऑडिट है उसको कंप्लीट करने का टाइम लिमिट। ठीक है, क्या टाइम लिमिट है? 31 दिसंबर ऑफ सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर 1920 की हम बात करें तो यहाँ पर ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 2020। क्लियर है? ये टाइम लिमिट है ऑडिट खत्म करने का। समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना ऑडिट बाय सीएसीए में। अब ऑडिट बाय सीएसीए में जो है वो अभी निकलने वाला है आने वाले टाइम में। आपके अटेम्प्ट के लिए तो एप्लीकेबल है, बट आने वाले टाइम में वो स्क्रैप आउट हो चुका है। नेक्स्ट, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज कैसे ऑडिट करती हैं, क्या करती है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज कैन ऑडिट registered person by coming at his place of business under section number 65 read with rule 101। ओके, अब यहाँ पर टैक्स अथॉरिटी जो होगी they conducted by department that is commissioner at such frequency as may be prescribed। अब कमिश्नर कौन होता है? एकदम हायर लेवल के, मतलब हायर लेवल है, जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर के भी ऊपर है, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। वो वाला जो पिक्चर बनाया था अपन ने उसको आप देखो एक बार। सो कमिश्नर कैन ऑथोराइज एनी पर्सन और ही हिमसेल्फ कैन कंडक्ट ऑडिट। ओके, ठीक है, कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम। अब एक बात समझना, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑडिट। कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। माना कि 1920 में अगर आपका ऑडिट हुआ तो ठीक है, ठीक है, 2021 में जरूरी नहीं होगा ही, 2020 21 22 में भी जरूरी नहीं होगा। मान लो ये कोई भी साल में नहीं हुआ तो अगले साल हो सकता है। देयर इज नो फ्रीक्वेंसी और नो पर्टिकुलर टाइम लिमिट कि भाई ऑडिट होना ही चाहिए, ऐसा नहीं। जब मन हुआ तब, वेन एवर ऑफिसर को लगता है ऑडिट करना है कर लेगा ऑडिट। क्लियर है?
व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑडिट? आंसर इज देखना कि भाई सब चीजें ठीक से कंप्लाई हो रही हैं कि नहीं, ठीक से कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, वो चेक करेगा ऑफिसर आपके प्रीमाइस पर आकर के। ठीक, कभी आना है वो मैं बताऊंगा आपको, आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अगर टैक्स पेएबल आ रहा है तो सेक्शन 73 के तहत एक शो कॉज नोटिस इशू होगी, उसका रिप्लाई आपको करना होगा। ओके, एंड देन फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास होगा। उस असेसमेंट ऑर्डर के सामने हम अपील भी फाइल कर सकते हैं अगर हमको अग्री नहीं करना है तो। ठीक है, सो बेसिक पर्पस क्या है डिपार्टमेंट ऑडिट का? टू फाइंड आउट वेदर टैक्स इज पेएबल और नॉट। अगर टैक्स पेएबल है तो सेक्शन 73 के हिसाब से आप लोग नोटिस इशू करो, देन वो पर्सन रिप्लाई फाइल करेगा, देन आप असेसमेंट ऑर्डर पास करो, देन अपील करेंगे। ओके, दिस वुड बी द हायरार्की। ओके, अब यहाँ पर एक बात समझना, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू कंप्लीट ऑडिट? ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, जैसे CA CMA में क्राइटेरिया क्या था, 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर, यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल कि आपके यहाँ पर ऑडिट ना हो। ठीक है, सो अगर ऑडिट हो रहा है आपका, ठीक है, तो ऑफिसर को 15 दिन पहले, ठीक है, 15 days प्रायर नोटिस शुड बी गिवन टू द असेसी। मैं आ रहा हूँ, ये उसको 15 दिन पहले बोलना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि सब डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखो, इस पर्टिकुलर साल के लिए ये आपका ऑडिट होने वाला है। ठीक है, देन उसको एक नोटिस जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि हम आपके ये साल का सब चेकिंग करने वाले हैं, तो आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। ओके, देन ये 15 दिन का नोटिस सर्व किया, अब ऑफिसर उसके प्लेस पे आएगा। ओके, सब ऑडिट वगैरह करेगा, चेकिंग करेगा। अब उसको खत्म कब तक करना है ऑडिट? व्हाट इज द टाइम लिमिट टू कंप्लीट द ऑडिट? आंसर इज 3 months फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। कमेंसमेंट, ऑडिट स्टार्ट होने से 3 महीने के अंदर अंदर आपको ऑडिट खत्म करना है। क्लियर है? 3 मंथ्स कहा मैंने, 90 days नहीं कहा, 3 मंथ्स। 6 मंथ्स का एक्सटेंशन पॉसिबल है, 3 मंथ्स कहाँ से गिनेंगे? कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट? कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट मतलब जो दिन ऑफिसर विजिट करेगा वो दिन, और जो दिन उसने डॉक्यूमेंट्स मंगाया वो दिन। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो दिन ऑफिसर के पास आया दैट इज वो दिन, विच एवर इज लेटर, वहां से लेकर के 3 महीना आपको कंप्यूट करना है। समझ में आया? मतलब इन सिंपल वर्ड्स, डेट ऑफ विजिट बाय प्रॉपर ऑफिसर, और जो दिन उसको अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट हुए, ठीक है, उस दिन से विच एवर इज लेटर से 3 महीने के अंदर अंदर आपको ऑडिट खत्म करनी पड़ेगी। ओके, अब ऑडिट का जो फाइंडिंग्स होगा, ठीक है, मतलब मान लो कि ऑडिट में आया कि भाई आपको ये टैक्स पे करना है, ये इस पे आपने पे नहीं किया, देन आप लोग देन आप लोग को एक जो फाइंडिंग्स होता है ऑब्जर्वेशन शीट, दैट विल बी इन्फॉर्म टू यू विद इन 30 days ऑफ कंक्लूजन ऑफ ऑडिट। ऑडिट खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको फाइंडिंग्स दिया जाएगा। ओके, फाइंडिंग्स देने से पहले आपका रिप्लाई जाना जाएगा कि क्या आपको सही लगता है। ओके, हम कहते हैं कि सर हाँ बरोबर लग रहा है, आप हम लोग को, मेरे को अमाउंट बोल दो मैं पे कर दूंगा। ठीक है, तो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा कि भाई हम ये पॉइंट्स के ऊपर आपके ऊपर एक डिस्क्रिपेंसी और वी कैन से फाइंडिंग्स इशू कर रहे हैं। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहले मिल जाएगी एंड देन वो फाइंडिंग्स इशू करेंगे। कब तक करना है? 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट। क्लियर है? अब प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करते हैं। लेट अस चेक आउट द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। अब ये ऑडिट्स कैसे होती है प्रैक्टिकली वो समझना। ऑफिसर जब आते हैं, ओके, उसके पहले वो लोग क्या मंगा लेते हैं? ट्रायल बैलेंस मंगा लेते हैं। ओके, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, that includes P&L, balance sheet, whatever it is. Okay, then creditors aging report, क्रेडिटर्स एजिंग रिपोर्ट, एक एक का रिलेवेंस बताऊंगा मैं। ठीक है, ये सारी चीजें मंगाते हैं, और भी कई सारी चीजें, सब डिस्कस नहीं करेंगे। अब क्रेडिटर एजिंग रिपोर्ट मंगाने का पर्पस क्या है? सेक्शन 16 के साथ कंप्लाई किया कि नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू 180 डेज का पेमेंट। अगर आपका कोई क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है 180 डेज से ज्यादा, तो क्या आपने उसका आईटीसी रिवर्स किया, ये पता करने के लिए क्रेडिटर्स एजिंग रिपोर्ट मंगाई जाएगी। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपको मालूम होगा तो एक फॉरेन एक्सपेंडिचर का एक नोट होता है, मालूम है? फॉरेन एक्सपेंडिचर, फॉरेन एक्सपेंडिचर मतलब क्या?
आपने इंडिया के बाहर कितना रुपया पे किया। अब आपसे ये फॉरेन एक्सपेंडिचर के ऊपर आरसीएम का डिमांड किया जाएगा। ओके, मतलब फॉरेन एक्सपेंडिचर इन द सेंस आपने पे किया ना, आपने पे किया मतलब फॉरेन से, समझो यूएस है, इधर यूएस से आपको कुछ सर्विस आई होगी तो ही तो आपने पे किया। क्या इस फॉरेन एक्सपेंडिचर के ऊपर आपने आरसीएम में टैक्स पे किया कि नहीं किया? हैव यू पेड टैक्स अंडर आरसीएम? इफ यस, इफ यस देन इट्स ओके। अगर नहीं किया तो फिर फॉरेन एक्सपेंडिचर के ऊपर वो लोग आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि आपने उनको क्यों पे किया। क्या आपने लोन दिया? लोन दिया तो ठीक है, चलो वो सप्लाई नहीं होगा। अगर आपने कोई सर्विस लिया है देन वो वैल्यूएशन के रूल्स लगाएंगे। अगर आपने रिलेटेड पार्टी से सर्विस लिया तो रूल नंबर 28 लगेगा। ओके, उस हिसाब से क्या होगा, आपका सारा का सारा ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई किया जाएगा। ओके, देन ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या है? यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, पीएनएल के हेड चेक करेंगे। पीएनएल के हेड में सबसे पहला उनका नजर जाता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पर। ट्रांसपोर्ट पर आरसीएम पे किया कि नहीं, ऑब्वियसली अगर एप्लीकेबल है तो ही। नेक्स्ट उनका नजर जाता है लीगल सर्विस पर। ओके, लीगल सर्विस पर। नेक्स्ट उनका नजर जाता है डायरेक्टर सर्विसेज पर। ओके, क्योंकि ये सर्विसेज आरसीएम में टैक्सेबिलिटी होती है इनकी। अब डायरेक्टर में वो लोग क्या करेंगे, बोर्ड रिजोल्यूशन मंगाएंगे। ठीक है, बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन में क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन मंगाएंगे वो लोग। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा होगा कि क्या ये डायरेक्टर पार्ट टाइम डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है। अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो आरसीएम क्यों पे नहीं किया? लीगल सर्विस है तो आपके ऊपर आरसीएम आना चाहिए, तो आपने क्यों पे नहीं किया? तो ये सारे डिस्कशन होगा। ओके, तो बेसिकली ये सब वो लोग चेक करते हैं, प्रॉपर ऑफिसर्स। नेक्स्ट, स्पेशल ऑडिट। अब स्पेशल ऑडिट कौन करता है? आंसर इज सीएसीए में करते हैं। कौन अपॉइंट करता है? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। ओके, असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर रैंकिंग होना चाहिए। स्पेशल ऑडिट आर गवर्न्ड बाय सेक्शन नंबर 66। ओके, स्पेशल ऑडिट इज ऑर्डर्ड बाय ऑफिसर नॉट बिलो असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन से कहेगा कि सर आप सीएसीए में जो मैंने अपॉइंट किया है, जो मैंने नॉमिनेट किया है, उनसे जाकर के आप ऑडिट करवाओ। अब ऐसा ऑफिसर क्यों करता है? क्योंकि सीएसीए के पास स्पेशल स्पेशल एक्सपीरियंस है। ओके, ये सारी फील्ड में वो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनको एक थरो नॉलेज है। ओके, माना कि ऑफिसर के पास भी नॉलेज है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, ठीक है, आपका एंटिटी का बिजनेस ऑल ओवर इंडिया है, देन इन दैट केस ऑफिसर के पास शायद उतना टाइम ना हो। तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को कहता है कि आप सीएसीए में से जो मैंने नॉमिनेट किया है उनके पास जाकर के आप स्पेशल ऑडिट कराओ। ठीक है, स्पेशल ऑडिट करेंगे, कौन करेंगे? सीएसीए में नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर। ओके, स्पेशल ऑडिट का रिपोर्ट, स्पेशल ऑडिट का रिपोर्ट जो सीएसीए में वो किसको देगा? ऑफिसर को देगा। ओके, खत्म कब तक करना है ऑडिट? 90 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। ओके, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट से 90 डेज के अंदर अंदर आपको खत्म करना होगा। आपको मतलब सीएसीए को 90 डेज का एक्सटेंशन पॉसिबल है। ओके, अगर टैक्स पेएबल आता है एज पर स्पेशल ऑडिट, देन इट वुड बी एडजुडिकेटेड एज पर सेक्शन नंबर 73 और 74। 73 मतलब नॉन फ्रॉड केसेस, 74 मतलब फ्रॉड के केसेस होंगे तो शोकॉज नोटिस इशू होगा, उसका रिप्लाई होगा, उस रिप्लाई के अगेंस्ट हम असेसमेंट ऑर्डर बनाएंगे एंड उस असेसमेंट ऑर्डर को रजिस्टर्ड पर्सन अपील करेगा इफ ही इज अग्रीव्ड। ओके, देन लास्ट पॉइंट, expenses incurred for examination of accounts and records shall be borne by department। ओके, मतलब डिपार्टमेंट जो है वो पे करेगा। इसमें अमेंडमेंट क्या है? कमिश्नर मे नॉट बी कमिश्नर और जॉइंट सेक्रेटरी इन बोर्ड कैन डिसाइड एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन। ठीक है, मतलब कमिश्नर, कोई भी कमिश्नर स्पेशल ऑडिट के लिए सीएसीएमए का, ठीक है, सीएसीएमए का जो भी एक्सपेंडिचर है, ओके, सीएसीएमए का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो कितना पे करना है डिसाइड कौन करेगा? एनी कमिश्नर मे और मे नॉट बी जॉइंट सेक्रेटरी इन द बोर्ड। ठीक है, वो क्या कर सकता है? एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन डिसाइड कर सकता है। ठीक है, दैट्स इट विथ असेसमेंट एंड ऑडिट। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विथ माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।